अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि दुर्घटनाएं तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन पहलगाम का हमला तो रोका जा सकता था ना? ना अमित शाह जी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में तो कुछ कहना ही, इतने शर्मनाक उनके कारनामे हैं। इस इतनी भयावह दुर्घटना के बाद उसके ऊपर सैड सॉन्ग डाल के रील को पूरी तरह ये बना के कि ऐसी रील बनना चाहिए। ये सरकार इस तरह की है कि इसके अंदर एक तो कोई नैतिकता नहीं है ज़िम्मेदारी लेने की, कोई मंत्री इस्तीफ़ा देता ही नहीं। जब उत्तरदायी ही कोई नहीं है, तो फिर देश की जनता किसके भरोसे है? तो अमित शाह एक संवेदनाहीन व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि दुर्घटनाएँ हो जाती हैं। जब से ये सरकार आई है, आप देखिए साल दर साल दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। क्या कारण है उसका? देश बहुत ही गलत हाथों में जा चुका है। ना लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा हुआ है और ना ही जवाबदेही सरकार ले रही है लोग। एयरलाइंस की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। टेक ऑफ करते ही कुछ ही दूरी पर एक रिहायशी इलाके पर क्रैश हो गई। शायद इससे बड़ी विभत्स घटना एविएशन इंडस्ट्री में पहले नहीं देखी गई थी, कम से कम भारतीय एविएशन इंडस्ट्री में तो नहीं। लेकिन ये दुर्घटना एविएशन पर बड़े सवाल खड़े करती है, खासकर बोइंग कंपनी पर, इंडियन एयरलाइंस पर और अ, तमाम इस तरह के सवाल जो कि बताते हैं कि क्या ये एक टेक्निकल खामी थी या फिर कोई ह्यूमन एरर था। इसी बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विंग कमांडर अनुमा आचार्य। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैम, सबसे पहला सवाल तो यही है कि 1:38 पर अहमदाबाद से ये फ्लाइट टेक ऑफ करती है और 1:40 पर महज 2 ही मिनट में ये फ्लाइट क्रैश कर जाती है। क्या इतना समय काफी होता अगर मेडे कॉल भी दिया जाता तो कोई रिस्पॉन्स करने का? नमस्कार आपको। हादसा बहुत दर्दनाक है और जिन लोगों ने अपने घर के लोगों को खोया है, उनके प्रति बहुत संवेदनाएँ हैं हमें। आपका सवाल कि क्या 2 मिनट में मेडे कॉल को रिस्पॉन्ड किया जा सकता था? मुझे लगता है 2 मिनट भी नहीं मिले पूरे। पायलट ने मेडे कॉल दिया और 10 या 20 सेकंड में जहाज़ क्रैश हो चुका था। तो अगर हम्म। मेडे कॉल रिस्पॉन्ड भी किया जाता, जो कि किया गया था, लेकिन उसके पहले ही जहाज़ जो था वो जहाज़ ने अपनी हाइट खो दी थी और जहाज़ नीचे जाके क्रैश हो गया था। तो इतना दुर्भाग्यपूर्ण जो ये हादसा है, इसे प्रेडिक्ट तो शायद किसी ने भी नहीं किया था। इवन जो कैप्टन है, उसने जब जहाज़ के पहले वो अपना चेक करते हैं, खुद जाके करते हैं कैप्टन, कि जी। उसके फ्लैप्स वगैरह कैसे हैं, ऑयल वगैरह का फ्यूल जो है और वो सब खुद कैप्टन बाहर ही होता है। जो टेक्निकल होते हैं वो करके और कैप्टन को कंफर्म करते हैं, कैप्टन तभी वो जहाज को साइन करता है, रिसीव करता है और तब कैप्टन फिर उसमें फ्लाइट को लेकर जाते हैं। तो कुछ एक चीज़ें जो सभी ने देखी हैं वीडियो के ऊपर कि जिस तरह से जहाज उड़ रहा था तो उसके जो दोनों पंख थे यानी कि फ्लैप्स, दोनों ऊपर की तरफ थे और एक सामने की तरफ से उसका लैंडिंग गियर नीचे दिख रहा था। ऐसा होता है कि लगभग 400 फीट जैसे ही जहाज ऊपर आ जाता है, तो लैंडिंग गियर सबसे पहले बंद किया जाता है, जिससे वो जो नीचे गुरुत्वाकर्षण खींचता है, वो बंद हो जाए, तो पहले लैंडिंग गियर ऊपर जाता है, फिर फ्लैप ऊपर किए जाते हैं। तो फ्लैप ऊपर करने से जहाज को इनिशियल हाइट का लॉस होता है, थोड़ा ऊँचाई खोता है और फिर तुरंत उसको लिफ्ट मिलती है, जो कि इंजन के थ्रस्ट से मिलती है। वो लिफ्ट मिलने के बाद फिर वो ऊपर जाता है। ये सब कुछ सेकंड्स में होने वाली चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि जैसा हम बता रहे हैं, उससे कम हम्म। समय में ये हो जाता है। इसमें लेकिन जो अंडर कैरिएज या लैंडिंग गियर था, वो नीचे दिख रहा था, जबकि जहाज 625 फीट के करीब ऊपर पहुँच चुका था। दूसरी चीज़ इसके फ्लैप्स ऊपर दिख रहे थे, तो वो थोड़ा कुछ टेक्निकल ग्लिच लगता है जिसके कारण पायलट को समझ में आते ही से उन्होंने मेडे मेडे का कॉल दिया होगा। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि मल्टीपल बर्ड हिट हो सकते हैं क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है, ये रिहायशी इलाकों के आस-पास हम्म। लगता है और रिहायशी इलाके
होते हैं तो कचरा होता है, खाने का सामान बाहर पड़ा होता है, घूरे पर पड़ा होता है और पक्षी उसके कारण नीचे आते हैं। ये पक्षी सबसे ज़्यादा पोटेंशियल हज़ार्ड होते हैं किसी भी तरह के फ्लाइंग इवेंट या एक्सीडेंट के लिए। तो इस बार तो ये इंसिडेंट नहीं रहा, ये सीधे-सीधे एक्सीडेंट ही हो गया और बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया। अब उसमें मल्टीपल बर्ड हिट था, दोनों इंजन में एक साथ हो गया क्या? या उसका फ्यूल जो क्लॉगिंग हो गई होगी तो वो एक इंजन में ही होती है, दोनों में एक साथ हो गई क्या? मतलब 3-4 इसकी थ्योरी चल रही है, मैं नहीं जानती क्या सही है क्योंकि इस पे जब इंक्वायरी होगी और चूँकि इसमें ब्रिटिश नागरिक भी थे, इसमें पुर्तगाली नागरिक भी थे, तो इसमें इंटरनेशनल एजेंसीज़ भी शायद आएँगी और यही एक भरोसा दिलाता है कि हमको इस जाँच में सब कुछ साफ-साफ मिल सकता है। मैम, आप बर्ड हिट की बात कर रही हैं। मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था तो उसमें 3-4 कारण जो है वो बताए गए। वो इसमें ये भी बताया गया था जैसे कि आपने बोला कि लैंडिंग गियर जब ऊपर आएगा, फ्लैप अप होंगे, तो इंजन के थ्रस्ट से दोबारा लिफ्ट मिलता है जहाज को। कहा यह जा रहा है कि सडन पावर लॉस के कारण, क्योंकि हाइट लूज करा जहाज ने, पावर वापस नहीं आ पाई, इसीलिए ये क्रैश कर गया। क्या फ्यूल कंटामिनेशन भी इसका एक बड़ा कारण हो सकता है क्या? फ्यूल कंटामिनेशन भी कारण हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? फ्यूल कंटामिनेशन किसी भी तरह का फॉरेन ऑब्जेक्ट डिपॉज़िट, कोई भी मतलब कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई भी चीज़, कील हो सकती है, पिन हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो इंजन के सिस्टम में सक इन हो गई हो। सब कुछ हो सकता है, अगर फ्यूल है तो वो भी हो सकता है। संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन जब तक कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं आती, मुझे लगता है हम सिर्फ केवल संभावनाओं पे बात कर सकते हैं, इसको अटकलबाजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बार-बार जहाज का पूरा सिस्टम बनाकर, दिखाकर, वो करना मुझे लगता है कि भ्रामक है, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन संभावनाएँ ये भी हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पायलट की स्किल के बारे में भी एक ह्यूमन एलिमेंट भी हो सकता है। हम्म। अक्सर वैसे तो जो चेकअप्स होते हैं, आपको बाहर ये चेक कर लिया जाता है कि आप किसी तरह से सिक तो नहीं हैं, कहीं आपने कोई लिकर कंज़म्पशन तो नहीं किया है, सारी चीज़ें पहले हो जाती हैं, बहुत ही एहतियात से होता है ये सब, हम्म। बड़े सिस्टमैटिक तरीके से होता है, लेकिन संभावनाएँ हैं, किसी संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते जब तक कि एक प्रॉपर इंक्वायरी इसके ऊपर टेक्निकली इसके ऊपर कोई ओपिनियन नहीं देती तब तक। मैम, इसमें ह्यूमन एरर की बात तो की जा रही है कि जो पायलट थे उनके पास 41,000 घंटे का फ्लाइंग आवर एक्सपीरियंस भी था। इसमें क्या इस तरह की बातें भी हो सकती है कि जो जहाज है वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल है? टर्बोफैन इंजन्स और एविएशन फ्यूल, इस तरह की चीजें, क्या इनमें क्या क्या खराबी आती हैं? इनमें जो कॉमन खराबियां हैं, टर्बोफैन इंजन्स में क्या खराबी हो सकती है, फ्यूल्स के मामले में क्या क्या खराबी हो सकती है, कॉमन खामियां क्या रहती हैं? देखिए जो पायलट्स थे उनको 8,500 घंटे का एक्सपीरियंस था, जहाज अपने आप में 41,000 घंटे उड़ चुका था और कोई भी ओके। पायलट्स के पास 41,000 घंटे का अनुभव नहीं होता है। अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 तक, बहुत ज़्यादा मे हुआ बी तो मे बी मे बी आई एम मिस्टेकिंग समवेयर। हाँ, हाँ, तो जहाज के पास जहाज इतना उड़ा था। देखिए ये जो है बोइंग में टर्बोप्रॉप इंजन नहीं होता है। तो जो टर्बोफैन, इंजन आई एम सेइंग टर्बोफैन, टर्बोप्रॉप इंजन तो हेलीकॉप्टर्स में होता है। नहीं और कुछ जहाज़ों में भी होता है, जो छोटे जहाज होते हैं उनमें होता है। ओके। ओके। कुछ वेरिएंट्स उड़ते हैं अपने यहाँ इंडिगो के हम्म। पास भी कुछ वेरिएंट्स हैं उसके। लेकिन मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि जहाज चूँकि लंदन जा रहा था, तो आप इंजन की ऐसी कोई ख़ामी जो देखी नहीं गई होगी, इसे तो रूल आउट कर दीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मेंटेनेंस हम्म। वाले हैं, वो इतना बड़ा रिस्क लेंगे कि जहाज 16 घंटे के लिए जा रहा है। कोई लापरवाह इतना होता नहीं है आमतौर पे, ख़ास तौर पे जो एयरक्राफ्ट के इंजीनियर्स होते हैं, दे आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ़, उन्हें पता होता है। तो मैं इस चीज़ से तो थोड़ा मुझे लगता है कि इंजन का प्रॉब्लम कितना होगा वो बाद में ही पता चलेगा। ये जो बोइंग का ये पर्टिकुलर जहाज था, इसके बारे में कुछ लिथियम आयरन बैटरी के लीकेज की प्रॉब्लम आई थी 2013 में। तो डीजीसीए हम्म। बहुत था, उन्होंने 6 जहाज जो एयर इंडिया के पास थे, वो 6 के 6 जहाज वापस करवाए थे।
वापस हुए थे और उसके बाद वो रेक्टिफाइड होकर आए हैं। अब उसमें कोई लिथियम बैटरी का कोई लीकेज की कोई बात नहीं है। तो संभावनाएं काफी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली एक मशीन है और मशीन का कोई सिस्टम किस कारण से पैकअप कर गया। कई बार क्या होता है, देखिए एयरफोर्स में ना जहाज 45 साल 50 साल तक उड़ रहे हैं। कैसे उड़ते हैं कि हर 1 साल में एक पर्टिकुलर मेंटेनेंस होगा, 2 साल में पर्टिकुलर होगा, 5 साल में पूरा स्ट्रिप ऑफ करके जहाज को पूरा का पूरा उसके सब सिस्टम बदले जाएंगे। एरोफ्रेम वही रहेगा, लेकिन अंदर का सिस्टम बदल जाएगा। इसी तरह से 2000 घंटे या जितने भी घंटे करने के बाद प्रिस्क्राइब्ड होता है, तो पूरा इंजन ही ओवरऑल होके नया इंजन लगता है। तो जो जहाज होते हैं, उनकी शेड्यूल्ड सर्विसिंग के कारण इस तरह की प्रॉब्लम्स कम आती हैं कि कोई सिस्टम फेलियर हो जाए या कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए, लेकिन बर्ड हिट हो सकता है। क्लॉगिंग किसी कारण से हो सकती है, मैनुअल स्किल का प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन पूरी तरह से फ्यूल से भरा हुआ जहाज, पूरी कैपेसिटी में पैसेंजर वाला जहाज, जब उसमें ये समझ में आया कि थ्रस्ट नहीं आ रहा है, तो लिफ्ट के बजाय वो ग्रेविटेशनल फोर्स से उतनी ही तेजी से नीचे गया और पूरा फ्यूल भरा था, तो पूरा जहाज में आग लग गई। और आप देखिए बॉडीज, मतलब बुरी तरह से जली हुई बॉडीज हैं, देखकर भी ऐसा लगता है, डेवास्टेटिंग व्यू है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि ह्यूमन लाइफ, मतलब हम जब तक हैं तब तक हैं बस। अनुमा जी, जैसे आप बता रही हैं जांच का विषय है, फॉरेन जो है एजेंसीज भी इसके ऊपर जांच करने वाली हैं, लेकिन जहाज तो पूरी तरीके से तहस नहस हो चुका है, वहां पे मलबे के नाम पे बहुत कुछ नहीं मिल पाएगा। इस जांच को करने के लिए क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं? कैसे पता चलेगा कि क्या परेशानियां हो सकती हैं जहाज में? कोई ह्यूमन एरर हुआ, कोई टेक्निकल एरर हुआ, इसको पता कैसे करा जाए? एक कॉमन शब्द में आपने सुना होगा, कॉमन टर्म है ब्लैक बॉक्स, जो कि फ्लाइट का रिकॉर्डर होता है, एफडीआर जी। कहते हैं उसको। तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है, इसको वो एजेंसी ढूंढेंगी और इसमें उसका सारा कारण आ जाता है। मुझे बहुत पुरानी बात एक याद है कि जब हमारा एक AN-32 जहाज क्रैश हुआ था और उसमें हमारे पहले बैच, मुझसे एक साल जूनियर थी वो, हरिता देओल जहाज में थी। तो उसका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में जो रिकॉर्डिंग है, उस रिकॉर्डिंग में आखिरी में जो पायलट था, हरिता को पायलट थी और उनके साथ जो पायलट थे, वो बार-बार कह रहे हैं इट इज़ नॉट टेकिंग एल्टीट्यूड। आखिरी में वो चिल्ला रहे हैं और हरिता ने बहुत जोर से अपनी माँ का आवाज़ देके, माँ करके उसने बोला और एक बहुत जोर से धमाका हुआ। तो लगभग ये समझ में आया कि वो एल्टीट्यूड लूज़ कर रहा था, तो उसके क्या कारण हो सकते हैं, उस तरह से समझ में आता है। तो जब ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल जाएगा, तो इसकी बहुत सारी गुत्थियाँ सुलझेंगी। ओके, तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ही जो है आखिरी उम्मीद बची है जिससे हमें समझ में आ सकेगा कि क्या कारण रहे। मैम, मैं एक अलग पहलू की तरफ भी आपको ले जाना चाहता हूं कि जिस तरीके का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम के बाद आया, इतनी लाशें और इतने दुखी परिवार, उसके बीच में प्रधानमंत्री क्रैश साइट पे पहुंचते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री क्रैश साइट पे पहुंचते हैं और अमित शाह जी का बयान आता है। अमित शाह कहते हैं कि इस तरह के हादसे हो सकते हैं, हादसों को रोका नहीं जा सकता। क्या आपको लगता है कि एक पल्ला झाड़ लेने जैसी बात है? हमें केवल फोटोज नजर आ रही हैं, कुछ वीडियोज नजर आ रहे हैं, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि एक और रील मंत्री जो है दिखाई दे रहे हैं। आप इस सिचुएशन कैसे देख रही हैं? अमित शाह जी से पूछना चाहती हूँ कि दुर्घटनाएँ तो नहीं रोकी जा सकती, लेकिन पहलगाम का हमला तो रोका जा सकता था ना? पुलवामा तो रोका जा सकता था ना? जब पठानकोट और उरी हो चुका था, तो पुलवामा तो रोका जा सकता था, इंटेलिजेंस फेलियर तो रोका जा सकता था। पहलगाम के समय वहाँ पर कम से कम कुछ पुलिस के लोग, कम से कम कुछ सेना के लोग रख कर टूरिस्टों की जान तो बचाई जा सकती थी ना? ये सरकार इस तरह की है कि इसके अंदर एक तो कोई नैतिकता नहीं है ज़िम्मेदारी लेने की। चाहे कुछ भी हो जाए, काले किसान कानून लाए, 700 किसान शहीद हो गए, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर का इस्तीफा हुआ क्या? एक मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल दिया लखीमपुर खीरी में, उसका इस्तीफा हुआ क्या? एक और मंत्री ने यौन शोषण का वो
आरोपी पाया गया, उसके ऊपर जी एफआईआर हुई, क्या उसे हटाया गया? उसे तो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के पद से भी नहीं हटाया गया, कुश्ती महासंघ भंग कर दिया गया। तो जिस सरकार में कहीं कोई नैतिकता ना हो, मोरबी के पुल का हादसा हुआ, उसका आरोपी ओरवा ग्रुप का जयसुख भाई पटेल आज भी लापता है, फरार है। राज्य जो शहरी विकास मंत्रालय है, उसका कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं रहा, यहाँ तक कि कोई नगर पालिका का भी कोई जिम्मेदार कर्मचारी नहीं रहा। बालासोर हुआ तो इतनी बड़ी दुर्घटना, 200 300 300 लोग से ज्यादा मर गए उसमें, किसको जिम्मेदारी किसके ऊपर आई? आरोप पत्र 3 लोगों में छोटे कर्मचारियों के ऊपर दायर हुआ, क्या हुआ? लेकिन तो अमित शाह एक संवेदनाहीन व्यक्ति हैं। उनको लगता है कि दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जब से ये सरकार आई है, आप देखिए साल दर साल दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। क्या कारण है उसका? क्योंकि कोई जवाबदेही कोई लेता ही नहीं, कोई मंत्री इस्तीफा देता ही नहीं। जब उत्तरदायी ही कोई नहीं है, तो फिर देश की जनता किसके भरोसे है? देश की जनता को समझना पड़ेगा ना कि आपने जिसे वोट दिया है वो आपकी जवाबदेही ही नहीं ले रहा है। तो जिस तरह तक समय तक वो पुराना हमारा अप्लाई किया हुआ, लागू किया हुआ सिस्टम चलेगा, तब तक देश चलता रहेगा। किसी दिन भैभा ढडरा के गिर जाएगा जिस दिन वो सिस्टम, उस दिन तो लोग बाग पता नहीं ऊपर वाले की मतलब ऊपर वाले की उस पे रहेंगे, दुआओं पर और मेहरबानी पर ही जीवित रह पाएंगे। तो ना अमित शाह जी, ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक उड्डयन मंत्री के बारे में तो कुछ कहना ही, इतने शर्मनाक उनके कारनामे हैं। इस इतनी भयावह दुर्घटना के बाद उसके ऊपर सैड सॉन्ग डाल के रील को पूरी तरह ये बना के कि ऐसी रील बनना चाहिए, ये सब उनके अगर हैंडल से पोस्ट हो रहा है तो देश बहुत ही गलत हाथों में जा चुका है। ना लोकतंत्र बचा है, ना संविधान बचा हुआ है और ना ही जवाबदेही सरकार ले रही है लोगों की। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जवाबदेही तो जरूरी है। इतने लोगों की जान गई, अभी भी लाशें गिनी जा रही हैं, अभी भी मौत का आंकड़ा आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आया है। कितने लोग जहाज में थे, कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई, कितने लोग वो मारे गए जिस बिल्डिंग के ऊपर ये जहाज आके गिरा, इसका आंकड़ा भी, सटीक आंकड़ा अभी हमको नहीं पता चला है। दुआ तो यही की जाएगी कि इसमें कई लोग बच जाएं। दुआ यही की जाएगी कि जितना विभत्स ये दुर्घटना दिख रही है उतनी विभत्स कम से कम ना हो। लेकिन जवाब देने बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और वो भी तब जब आपको हर चीज का क्रेडिट मिल रहा हो, तो फिर जवाब किससे पूछा जाए। इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इसी तरह के और भी चर्चाओं को देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।